Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to start the first chapter of geography, which is resource and development. By the end of this chapter you will get to know everything about related to chapter. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है. Anything in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. यानी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे. जो तीन चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी इसके बनाने वाली है जो भी है उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि आर्थिक रूप से ये फीजिबल होनी चाहिए, स्वीकार करें, लोग इसको एक्सेप्ट करें, ऐसी होनी चाहिए. अब इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. रिसोर्स रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. इसका क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्स का वो 4 टाइप्स में है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस. तो ऑरिजिन यानी कि जगह के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक. एग्जॉस्टिबिलिटी यानी ये कितने टाइम तक रहेंगे उस हिसाब से होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओनरशिप के बेसिस पे यानी कि जो लोग ओन करें वो 4 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. और डेवलपमेंट स्टेटस के बेसिस पर होते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. ये होते हैं रिसोर्स का क्लासिफिकेशन. अब आते हैं डेवलपमेंट और रिसोर्स पर. तो जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के सर्वाइवर के लिए और एज वेल एज लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. ऐसा माना गया है कि जो रिसोर्स होते हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स यानी जो हम लोग हैं उनका यूज़ इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं और इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. जो रिसोर्स है उसका डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्स कम होता जा रहा है सिर्फ कुछ ही लोगों की ग्रीड की वजह से. एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जो रिसोर्स है वो कुछ ही हाथों में बटा हुआ है, इस वजह से जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर्स में जो है डिवाइड होती जा रही है. और तो और डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन की वजह से बहुत से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट्स देयर नीड. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है, वो टाइप की डेवलपमेंट होती है जो अभी जो प्रेजेंट डे है उनकी नीड को भी फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो जो रिसोर्स है उनको बचा के रखे ताकि उनको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आते हैं रायो दे जानेरियो अर्थ समिट 1992. तो जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट से भी ज़्यादा जो है रायो दे जानेरियो ब्राज़ील में मिले थे. ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था. ये समिट इसलिए था ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शंस के लिए और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी. और इसमें एक एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी में अचीव करने के लिए. डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रिसोर्स प्लानिंग. तो रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटजी होती है जिसका यूज़ करके हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें. इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. ये हेल्प करती है बैलेंस करने में रीजनल डेवलपमेंट को ताकि जो अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज कर सकें. अब इसकी इंडिया में नीड क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है रिसोर्स अवेलेबिलिटी में, और कुछ रीजन जो है रिसोर्स रिच हैं जबकि कुछ रीजन जो है रिसोर्स पुअर हैं. और इम्बैलेंस कॉल फॉर प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल. जैसे कि एग्जांपल्स जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिनरल्स और कोल्स में रिच हैं. अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंट वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है. राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट पानी की कमी है. वहीं लद्दाख में आइसोलेटेड एंड लैक वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनरल्स. देखते हैं स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि किस स्टेजेस को फॉलो करते हुए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में होती है. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स. तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी इन्वेंट्री करना कि कौन क्या कैसा रिसोर्स है. बाद एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स को बिल्डअप करना. और उसके बाद मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, यानी इनको रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ मैच करना. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. तो जो इरेशनल यूज़ हुआ और डिप्लीशन और प्रॉब्लम्स हुई, इसी वजह से गांधी जी ने भी कहा था कि रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना चाहिए ज़रूरत के लिए, ना कि लालच के लिए. गांधी जी सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड.
He placed the greedy and selfish individuals at the root cause for resource depletion at the global level. उनने इन्हीं लोगों को जो है रूट कॉज कहा था रिसोर्स डिप्लीशन की वजह से, और वो मास प्रोडक्शन की अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि दे वांट टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। अब बात है लैंड रिसोर्स और यूज़ पर। हम लैंड पर रहते हैं और बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम लैंड पर परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वेज में। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स होता है और ये नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सबको जो है सपोर्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेलेबल लैंड को वेरियस पर्पसेस के लिए केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करें। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज़, तो जो कुछ पार्ट है वो फॉरेस्ट है। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि वेरन और वेस्ट लैंड, यानी जो ख़राब लैंड है, या फिर ऐसा लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्रीज। थर्ड आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसा लैंड जो कल्टिवेटेड है, परमानेंट पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, या फिर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी कि ऐसे ट्रीज जो कहीं भी उग जाते हैं, या फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड्स। फिर आता है फैलो लैंड। जो करेंट फैलो होता है वो ऐसा लैंड होता है जो अनकल्टिवेटेड डला हुआ है एक साल से कम के लिए, और अदर फैलो लैंड वो लैंड होता है, यानी कि एक ऐसा लैंड जो अनकल्टिवेटेड डला है जिस पर कोई भी खेती नहीं हुई है एक साल से ज़्यादा के लिए। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो बोए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं। अब इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न देखते हैं, तो इंडिया में 43% प्लेन्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री होती हैं। 30% माउंटेन्स हैं, यानी कि फॉरेस्ट, टूरिज्म और हाइड्रो पावर, और 27% प्लेट्यूज हैं जो मिनरल्स में रिच हैं और फॉसिल फ्यूल्स। देखते हैं इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। क्या इश्यूज़ और क्या चैलेंजेस हैं? जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है उतना ज़्यादा लैंड यूटिलाइज होता जा रहा है और उतने ज़्यादा वेस्ट होता जा रहा है। दूसरा इशू ये है कि जो लैंड की डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ। आते हैं लैंड यूज़ डाटा कंपैरिजन, यानी कि हम कंपैरिजन देखते हैं जो हमारी बुक में पाई चार्ट दिया गया है 1960 से 61 का और 2019 से 2020 तक का। तो जो नेट जोन एरिया है वो इंक्रीज हुआ है 45.26% से 45.64%। जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुए हैं 18% से 23.41%। जो वेरन और जो वेस्ट लैंड है वो डिक्रीज़ हुआ है, और जो अदर फैलो लैंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत से कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन हम जो कुछ मेथड्स को यूज़ करके इनको कंजर्व भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेड़ लगा के, एफोरेस्टेशन करके, ग्रेजिंग को मैनेज करके, केमिकल फर्टिलाइज़र को जो है कंट्रोल यूज़ करके। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि सॉइल एज अ रिसोर्स। जो सॉइल है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड अ लिविंग सिस्टम। ये मिलियंस ऑफ ईयर लेता है फॉर्म होने के लिए, जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में वो होता है रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, नेचुरल एजेंट जैसे कि विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड डिकम्पोजर्स। जो टॉप सॉइल होती है, यानी कि जो अपर लेयर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। सब सॉइल जो होती है उसमें वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। सब स्ट्रेटरम जो कि सब सॉइल के नीचे होती है वो वेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, और जो लास्ट होती है वो होती है अनवेदर्ड बेड रॉक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। जो फर्स्ट है वो है एलुवियल सॉइल। ये जो सॉइल है सबसे ज़्यादा फैली हुई और इम्पॉर्टेंट सॉइल है। ये 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बनती है, जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न, कोस्टल प्लेन और डेल्टास पर पाई जाती है। 2 टाइप्स की एलुवियल सॉइल होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है वो भांगर होती है, जो लेस फर्टाइल होती है, उसमें कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। और खादर जो होती है नई होती है, ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, पोटाश, फॉस्फोरस, एसिड और लाइम में रिच होती है। सेकेंड होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कलर में होती है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये डेक्कन प्लेट्यूज पर पाई जाती है, लावा ओरिजिन के पास। ये सबसे बेस्ट होती है कॉटन के लिए, इसमें मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम में बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इसमें जो फॉस्फोरस कंटेन होता है वो बहुत कम होता है, पुअर होता है। अब आती है अपनी नेक्स्ट सॉइल जो होती है रेड और येलो सॉइल। ये डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, यानी कि क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक्स होती है उससे डेवलप होती है। ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स पे। ये रेड होती है ड्यू टू आयरन, और येलो होती है हाइड्रेटेड फॉर्म में। ये ह्यूमस में पुअर होती है और प्रोन टू इरोजन।
सेकंड होती है लेटराइट सॉइल। जो नेम जो है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन, लेटर मीन्स ब्रिक। ये डेवलप होती है हाई रेनफॉल और टेम्परेचर से। इसमें इंटेंस लीचिंग है, बहुत ज़्यादा लीचिंग रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा गीली टाइप मिट्टी रहती है। ये वेस्टर्न घाट्स पर पाई जाती है, सदर्न स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये टी, कॉफ़ी, कैश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। अब आते हैं अपने लास्ट 2 सॉइल्स पर, जो होती है एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। जो एरिड सॉइल होती है उसकी रेंज रेड टू ब्राउन कलर में होती है, सैंडी और सैलन होती है। ये वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफर्टाइल होती है और अनलेस इरिगेटेड होती है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है हाई इवेपोरेशन की वजह से। नेक्स्ट होती है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो हिली माउंटेनियस रीजन पर पाई जाती है, एल्टीट्यूड से वेरीज करती है। अपर स्लोप्स जो है वो कोर्स और एसिडिक होते हैं और जो वैली एरियाज होते हैं वो फर्टाइल और सिल्टी होते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन मतलब होता है जो टॉप सॉइल होती है, यानी जो सॉइल का ऊपर का पार्ट है, जब वो रिमूव हो जाता है विंड, वाटर, ग्लेशियर्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, जैसे कि गली इरोजन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जब गहरे गहरे से चैनल्स टाइप बन जाती हैं, नालियाँ सी बन जाती हैं, जैसे कि चंबल, रेवाइंस। शीट इरोजन, जब वाटर या विंड से जो है वो उड़ जाती है, उसको भी शीट इरोजन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, सबसे पहला होता है कॉन्टोर प्लॉगिंग, यानी कि अलोंग स्लोप्स टू रिड्यूस रन ऑफ। सेकंड होती है टेरेस फार्मिंग, यानी कि जो हिल्स पर हम लोग सीढ़ियों टाइप में फार्मिंग करें, जैसे इरोजन कम हो जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी अल्टरनेटिव रोज में क्रॉपिंग करें हम लोग। और होते हैं शेल्टर वेल्स, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ की रोज को जो है लगा देते हैं, जिससे विंड का फ्लो तोड़ देती हैं और सॉइल को स्टेबलाइज रखती हैं। तो यही था हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।